एवरीवन, माय नेम इज शालिनी धीमान एंड वेलकम टू बुशर एजुकेशन। होप आप सब अच्छे होंगे और स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। आज हम कवर करेंगे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट को समझने के लिए हम कुछ बेसिक टर्म्स समझेंगे और समझेंगे प्रॉपर फॉर्मेट बैलेंस शीट का। बेसिक टर्म्स में हम कवर करेंगे आउटस्टैंडिंग इनकम्स क्या होते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर्स क्या होते हैं, प्रीपेड इनकम्स क्या होते हैं और प्रीपेड एक्सपेंडिचर्स क्या होते हैं, और वो बैलेंस शीट के एसेट साइड में आते हैं या लायबिलिटी साइड में आते हैं और क्यों आते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो समझते हैं कि बैलेंस शीट होता क्या है। जैसे कि किसी कंपनी की बैलेंस शीट होती है या और कोई भी बैलेंस शीट होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस की। यहाँ पर भी ऑर्गेनाइजेशंस की बैलेंस शीट में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता कंपनी की बैलेंस शीट से, कुछ छोटे छोटे डिफरेंस होते हैं, वो आज हम कवर कर लेंगे। बट बैलेंस शीट होता क्या है और ये क्यों बनाया जाता है। बैलेंस शीट किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस की इसलिए मेंटेन की जाती है जिससे कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस की फाइनेंशियल पोजीशन डिटरमाइन की जा सके, फाइनेंशियल पोजीशन पता चल सके एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर के एंड में किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस की फाइनेंशियल पोजीशन पता चल सके। फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब क्या हुआ, किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस की एसेट्स कितनी है, एग्जैक्ट वैल्यू क्या है एसेट्स की, लायबिलिटीज़ क्या है, कैपिटल फंड्स कितना है, उसका एक्यूरेट कितना है। तो वो सब कुछ डिटरमाइन करने के लिए हम बैलेंस शीट को प्रिपेयर करते हैं और फाइनेंशियल पोजीशन को पता करने के लिए हम बैलेंस शीट बनाते हैं। जैसे कि आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे लिखा है कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर बैलेंस शीट फॉर एसरटेनिंग द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। क्या पता करने के लिए, फाइनेंशियल पोजीशन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की पता करने के लिए। यहाँ पे कुछ टर्म्स है सिमिलर है, जैसे कि किसी कंपनी का होता है फॉर्मेट वैसा ही होता है। तो हम कुछ छोटे छोटे टर्म्स से समझते हैं। राइट साइड में क्या आएगा, यहाँ पे राइट साइड में आएगा एसेट्स, जैसे हमेशा आता ही है किसी भी बैलेंस शीट में। लेफ्ट साइड में आएगा लायबिलिटीज। नेक्स्ट है वहाँ पर किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट में हम लिखते हैं कैपिटल, बट यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन की बैलेंस शीट बना रहे हैं, यहाँ पे क्या होगा फंड, कैपिटल फंड। क्यों लिखेंगे हम कैपिटल फंड, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कैपिटल जनरेट हो रहा है, जो फंड दिया जा रहा है लोगों के थ्रू। तो यहाँ पर क्या होगा कैपिटल फंड होगा, कैपिटल की जगह कैपिटल फंड। और ये आएगा कैपिटल फंड लायबिलिटी साइड में। जैसे कि हमेशा कैपिटल जो आती है वो लायबिलिटी साइड में आती है, तो कैपिटल फंड भी जो आएगा वो लायबिलिटी साइड में आएगा। बट वहाँ पे जब कैपिटल में हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं नेट प्रॉफिट और लेस करते हैं हम नेट लॉस अगर होता है तो। बट यहाँ पे हम P&L अकाउंट नहीं बना रहे, P&L अकाउंट की जगह हम बना रहे हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, जिसमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का बैलेंस जो था वो ये था कि सरप्लस क्या हुआ या हुआ उसका डेफिसिट। अगर सरप्लस हो रहा है तो हम उसको इसमें ऐड कर देंगे, सरप्लस। बट अगर डेफिसिट हुआ तो हम उसको लेस कर देंगे। अब इसी चीज़ को आप समझिए और जो भी रिमेनिंग अमाउंट होगी वो हम लायबिलिटी साइड में दिखा देंगे। ये जितने भी कैपिटलाइज्ड फंड्स होंगे, कैपिटलाइज्ड इनकम होंगी, वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे या सेपरेट भी हम दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे आता है हमारा कैपिटल फंड। कैपिटल फंड में हमने ऐड करा सरप्लस। सरप्लस का मतलब हुआ जब हमारे ऑर्गेनाइजेशंस की इनकम ज़्यादा है एक्सपेंडिचर से, तो इनकम्स क्या हुआ ज़्यादा हुई, मतलब अर्निंग्स ज़्यादा हुई। तो जब ज़्यादा हुई तो मतलब हमारा कैपिटल फंड भी क्या होगा, राइज होगा। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, इसको ऐड कर दिया। बट डेफिसिट का मतलब क्या होता है, कमी। अब कमी किस में हो गई, हमारी इनकम्स जो है वो कम है, किससे, एक्सपेंडिचर से। हमारे एक्सपेंसेस तो ज़्यादा हो गए बट इनकम जो है वो कम हुई है, तो हमारे कैपिटल फंड क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो हम क्या कर देंगे, उसको लेस कर देंगे डेफिसिट को। नेक्स्ट टर्म आता है कि कैपिटल फंड को डिटरमाइन करने के लिए या फाइंड करने के लिए कई बार हमें ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। यहाँ पे हम ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे, इसको हम समझेंगे अभी एक एग्जाम्पल से। अभी आप ये समझिए कि ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। कैपिटल फंड का बैलेंस जो है, ओपनिंग बैलेंस जो है कैपिटल फंड का, वो डिटरमाइन करने के लिए हमें ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। अब ये ओपनिंग बैलेंस शीट कौन सी हुई और क्लोजिंग बैलेंस शीट कौन सी हुई, उसको हम समझते हैं एक एग्जाम्पल से। मान लीजिए कि हमें किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंशियल ईयर 2019 टू 2020 के अकाउंट्स मेंटेन करने हैं, तो वहाँ पे हम
इसी ईयर की हम बैलेंस शीट बनाएंगे, जिसको हम बनाते हैं एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। तो यहाँ पे हम बनाएंगे 31 मार्च 2020। यहाँ पे कौन सा ईयर हुआ? ये हुआ 1 अप्रैल 2019 टू 31 मार्च 2020। इस ईयर के बीच के हमें सारे अकाउंट्स, मतलब इससे रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शंस हुए हैं उसको हमें मेंटेन करना है अकाउंट्स में। और वो अकाउंट्स होंगे हमारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट या बैलेंस शीट। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चंस के थ्रू रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट गिवन होगा या गिवन होगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो जो भी गिवन होगा उससे हमें बाकी के अकाउंट्स हमें बनाने हैं। यहाँ पे जस्ट आपको प्रैक्टिस करवाई जा रही है कि अगर आप फ्यूचर में ऑर्गेनाइजेशंस के किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस के अकाउंटेंट बनते हैं तो वहाँ पे आप कैसे अकाउंट्स मेंटेन करेंगे। तो यहाँ पे जस्ट क्वेश्चन होता है किसी भी फाइनेंशियल ईयर का और किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस का आपको डिटेल दे दी जाती है, बट वहाँ पे आपके पास सारे प्रीवियस डेटास नहीं होते, कुछ ही डेटा होते हैं जिससे कि आपकी प्रैक्टिस करवाई जाए। तो वहाँ पे अगर मान लीजिए कि आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस के अकाउंटेंट हैं तो वहाँ पे इससे जितने भी प्रीवियस ईयर है उससे रिलेटेड आपके पास सारा डेटा होगा, उससे रिलेटेड सारी आपके पास बैलेंस शीट भी होंगी, प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट भी होगी। तो इस ईयर की बैलेंस शीट में आप क्या करोगे? प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट में जो भी कैपिटल फंड है वो हम इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे, यही करोगे ना। बट अब यहाँ पर क्या है, जब हम क्वेश्चन कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारे पास प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट नहीं है, तो वो हमें बनानी है, जिसको हम कह रहे हैं ओपनिंग बैलेंस शीट। ये एक्चुअल में प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट है जिसको हम ओपनिंग बैलेंस शीट कह रहे हैं, क्योंकि इस ईयर के लिए ओपनिंग बैलेंस शीट हुई। और हमें क्लोजिंग बैलेंस शीट तो बनानी है, मतलब क्लोजिंग जो कि एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, मतलब 31 मार्च 2020 की जो बैलेंस शीट बनेगी वो तो बनेगी, वो तो मस्ट है बनानी। बट उसको बनाने के लिए हमें हेल्प है किसकी? ओपनिंग बैलेंस शीट की, जो प्रीवियस बैलेंस शीट है जिसको हम कह रहे हैं ओपनिंग बैलेंस शीट। तो अब ये बना क्यों रहे हैं? जिससे कि हमें कैपिटल फंड की वैल्यू जो है पता चल सके। वो क्योंकि आपके पास सिर्फ क्वेश्चन है और क्वेश्चन में लिमिटेड इन्फॉर्मेशन होती है, सारे प्रीवियस डेटा नहीं है, सारी प्रीवियस बैलेंस शीट नहीं है। तो ये आपको समझ में आया हो कि ये ओपनिंग बैलेंस शीट एक्चुअल में क्यों बना रहे हैं हम। अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के आप अकाउंटेंट हो तो आपके पास ऑलरेडी सारे डेटा हैं, आपके पास सारी प्रीवियस बैलेंस शीट भी है, तो वहाँ से तो आप जस्ट ट्रांसफ़र कर लोगे। बट यहाँ पे अगर क्वेश्चन में गिवन है आपके पास, तो आपको बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी, जो कि ये हो रही है प्रीवियस ईयर की ही बैलेंस शीट। तो आई होप आपको ये समझ में आया हो कि ओपनिंग बैलेंस शीट हम क्यों बना रहे हैं, क्योंकि हमें कैपिटल फंड डिटरमाइन करना है। नेक्स्ट पॉइंट है, कुछ कैपिटलाइज्ड इनकम होती है। कैपिटलाइज्ड इनकम या कैपिटलाइज्ड ट्रांजैक्शंस या आइटम्स, जिनको हम शो करते हैं लायबिलिटी साइड में, या हम कैपिटल फंड में डायरेक्टली ऐड भी कर सकते हैं, या अलग अलग शो कर सकते हैं। तो ये किस तरीके के होंगे? जैसे कौन कौन से होंगे? जैसे कि लीगेसी, एंट्रेंस फी, लाइफ मेंबरशिप फी, एक्सेट्रा। तो ये कहाँ पर आएंगे? कैपिटलाइज्ड इनकम जो भी होंगे वो आएंगे लायबिलिटी साइड में। लायबिलिटी साइड में आएंगी, जैसे कि लीगेसी, एंट्रेंस फी, लाइफ मेंबरशिप फी। अब ये है कि ये कैपिटलाइज्ड नेचर का होना चाहिए। अगर वहाँ पे क्वेश्चन में आपको नीचे नोट में लिख दिया, बाय चांस मान लीजिए कि एंट्रेंस फी जो है वो नोट में लिख दिया कि ये जो है कैपिटलाइज्ड नेचर की नहीं है, ध्यान रखिएगा यहाँ पे सिर्फ हम कैपिटलाइज्ड नेचर के ही जो भी ट्रांजैक्शंस होंगे उसको हम लायबिलिटी साइड में शो करेंगे। इनमें से या और भी कुछ जो भी है उनमें से अगर कोई भी कैपिटलाइज्ड नेचर का नहीं हुआ तो उसको हम यहाँ पर नहीं दिखाएंगे, सिर्फ कैपिटलाइज्ड इनकम को ही दिखाएंगे। नेक्स्ट है कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं वो स्पेशल फंड मेंटेन करते हैं अपने, जो कि स्पेशल पर्पस के लिए ही यूज़ होते हैं। अब वो कौन कौन से फंड होते हैं या कुछ एग्जांपल से समझते हैं वो कौन कौन से फंड हैं और वो उनका हम क्या करेंगे। तो कुछ स्पेशल फंड है, स्पेशल फंड्स जैसे कि प्राइज फंड हो गया, प्राइज फंड, स्पोर्ट्स फंड, मैच फंड,
टूर्नामेंट फंड, या बिल्डिंग फंड, या और कोई भी स्पेशल फंड। अभी क्या हुआ, स्पेशल फंड जैसे प्राइज फंड हुआ, स्पोर्ट्स फंड हुआ, मैच फंड हुआ, टूर्नामेंट फंड, बिल्डिंग फंड या और भी अलग तरीके के फंड। अब इनका स्पेशल फंड होने का मतलब क्या है कि ये अगर प्राइज फंड के से समझते हैं हम, अगर प्राइज फंड है तो वो सिर्फ प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन या इसी पर्पस के लिए यूज़ होगा। जैसे कि बिल्डिंग फंड है तो सिर्फ वो बिल्डिंग के लिए ही, बिल्डिंग के पर्पस से ही यूज़ होगा। स्पेशल फंड का मतलब है कि जो भी फंड, स्पेशल फंड जो भी होगा वो उसी पर्पस के लिए, उसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए हम यूज़ करेंगे और जो भी अदर पर्पस है उनके लिए हम यूज़ नहीं करेंगे। तो ये होते हैं स्पेशल फंड। अब इनका क्या करेंगे, इस तरीके के कोई भी फंड्स होंगे तो उसका हम क्या करेंगे, इसको हम करेंगे, देखो एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं कि ये बैलेंस शीट है हमारी। अभी प्रॉपर फॉर्मेट हम समझेंगे, बट आप यहाँ पे इस ट्रांजेक्शन को समझने के लिए समझिए कि ये लायबिलिटी है और ये है एसेट। यहाँ पे अमाउंट का कॉलम भी आएगा और यहाँ पर भी जस्ट समझ रहे हैं हम कि कौन सी चीज़ें किस साइड में आएंगी। अगर यहाँ पे कोई भी स्पेशल फंड है तो हम उसको लायबिलिटी साइड में शो करेंगे। जो भी कोई भी स्पेशल फंड होगा उसको हम यहाँ पर लायबिलिटी साइड में शो करेंगे। बट अगर इसी फंड से रिलेटेड कोई भी इन्वेस्टमेंट होगा तो वो आएगा एसेट साइड में। इसी फंड से रिलेटेड कोई भी इन्वेस्टमेंट होगा तो वो आएगा यहाँ पर, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ फंड इन्वेस्टमेंट, तो वो आएगा एसेट साइड में। आप इसको दोबारा से समझिए। मान लीजिए कि प्राइज फंड है, प्राइज फंड गिवन है तो हम यहाँ पे लिख देंगे प्राइज फंड। अगर प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट है तो हम लिखेंगे यहाँ पे प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट। आई होप आपको ये समझ में आया हो कि कोई भी स्पेशल फंड है तो उसको हम लायबिलिटी साइड में लिखेंगे, बट उसी स्पेशल फंड से रिलेटेड कोई भी इन्वेस्टमेंट है तो हम उसको एसेट साइड में लिखेंगे। बट अगर इसमें कोई भी इनकम्स हुई है, इस फंड से रिलेटेड कोई भी इनकम जनरेट हुई है तो हम उसको ऐड कर देंगे, क्योंकि इनकम हो रही है तो हम उसको ऐड कर देंगे। बट अगर कोई भी एक्सपेंसेस हुए हैं, हमने अब जिस फंड के लिए हमें स्पेशल फंड जैसे प्राइज फंड मिला था, इसी एग्जांपल से समझते हैं, तो प्राइज फंड से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट यहाँ पर आ गया, बट उससे रिलेटेड जो भी फंड है वो यहाँ पर आ गया। अब जो भी इनकम्स हुई थी हमने उसमें ऐड कर दिया। बट अगर प्राइज डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं, प्राइज अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट करे हैं, मतलब हमने इसी पर्पस के लिए हमने एक्सपेंस कर दिया क्योंकि वो इसी चीज़ के लिए हमें मिला था या हमने जनरेट करा था, अब उसी पर्पस के लिए हमने उसको यूज़ कर दिया। तो यूज़ कर दिया हमने, एक्सपेंस हो गया हमारा, तो हम इसको लेस कर देंगे, एक्सपेंसेस जो होंगे लेस कर देंगे और जो भी अमाउंट आई वो हम लायबिलिटी साइड में दिखा देंगे। मैं अगेन रिपीट कर देती हूँ इसको कि आप ये समझिए कि स्पेशल फंड्स होते हैं, स्पेशल फंड जो कि स्पेशल पर्पस के लिए बनाए जाते हैं। अब वो स्पेशल पर्पस के लिए बनाए जा रहे हैं तो वो उसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए यूज़ किए जाएंगे और किसी भी पर्पस के लिए यूज़ नहीं किए जाएंगे, इसलिए हम इसको सेपरेटली लायबिलिटी साइड में शो करेंगे जो भी स्पेशल फंड्स होंगे। ज़रूरी नहीं है कि स्पेशल फंड का इन्वेस्टमेंट भी हो, बाय चांस अगर इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कोई भी फंड से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट है तो उसका क्या करेंगे, उसको हम एसेट साइड में दिखाएंगे। बट कोई भी इन्वेस्टमेंट है तो उसको हम लायबिलिटी साइड में दिखाएंगे, और उससे रिलेटेड कोई भी इनकम्स हुई है तो उसको हम ऐड करेंगे, और उससे रिलेटेड कोई भी एक्सपेंसेस हुए हैं तो हम उसको लेस करेंगे और रिमेनिंग अमाउंट जो है उसको हम शो कर देंगे। आई होप आपको ये समझ में आया हो कि हम इसका स्पेशल फंड का क्या करेंगे। और कैपिटलाइज्ड इनकम मैं दोबारा से बता देती हूँ कि कैपिटलाइज्ड इनकम मतलब कोई भी इनकम जो ऑर्गेनाइजेशंस को मिली है, इनकम तो मतलब मिलेगी, अब वो कैपिटलाइज्ड नेचर की होनी चाहिए। अगर वो कैपिटलाइज्ड नेचर की है तो हम उसको लायबिलिटी साइड में शो करेंगे। अब वो किस तरीके की हो सकती है, कुछ एग्जांपल्स ये हैं, और भी हो सकते हैं, सिर्फ डिफरेंस ये है कि आपको समझना होगा कि कैपिटलाइज्ड नेचर का है या नहीं है। तो यहाँ पे हो गया लिगेसी, एंट्रेंस फ़ी, लाइफ मेंबरशिप फ़ी या स्पेशल डोनेशंस भी होती हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या हो गई, कैपिटलाइज इनकम्स हो गई, और कैपिटलाइज इनकम हम लायबिलिटी साइड में शो करेंगे। बट अगर उनमें किसी में से भी आपको ये लगा
या आप उसमें गिवन है कि कोई भी इसको हम कैपिटलाइज इनकम नहीं मान रहे, तो वो तब यहाँ पे लायबिलिटी साइड में नहीं आएगी। नेक्स्ट पॉइंट है आउटस्टैंडिंग इनकम, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर्स, प्रीपेड एक्सपेंडिचर्स, प्रीपेड इनकम। इसको हम बैलेंस शीट में एसेट साइड में शो करेंगे कि लायबिलिटी साइड में शो करेंगे, और वो क्यों करेंगे तो समझते हैं। जैसे कि फर्स्ट हुआ आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग, अब इसका मतलब क्या होता है, ड्यू। अब ये हो सकते हैं हमारे इनकम्स या एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस या एक्सपेंडिचर्स। कोई भी आउटस्टैंडिंग मतलब ड्यू, वो इनकम भी हो सकती है और एक्सपेंडिचर्स भी हो सकते हैं। हम इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से पहले समझते हैं, फिर एक्सपेंडिचर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे। समझते हैं कि आउटस्टैंडिंग इनकम का हम क्या करेंगे। अभी देखिए कि इनकम का मतलब क्या हुआ कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस को जो इनकम मतलब जो मिलेगा, जो रिसीव्ड होगा। अब यहाँ पे हमें अकाउंटिंग समझने के लिए हम यही समझे कि जो भी ऑर्गेनाइजेशंस है हमारे थ्रू रन हो रहा है, या कोई भी बिजनेस है जो वो हम रन कर रहे हैं, तो वो इजीली आपको समझ में आएगा। तो जो इनकम है वो हमें रिसीव्ड हो जानी चाहिए। अब इसमें क्या मतलब है, आउटस्टैंडिंग इनकम। आउटस्टैंडिंग इनकम का मतलब है इनकम जो हमें रिसीव्ड हो जानी चाहिए थी बट अभी तक नहीं हुई। आउटस्टैंडिंग मतलब ड्यू, अभी तक नहीं हुई बट वो हो जानी चाहिए थी, तो वो कभी ना कभी तो हमें रिसीव्ड होगी, चाहे वो अभी डिले हो रही है बट कभी ना कभी तो हमें रिसीव्ड होगी, क्योंकि वो हमारी इनकम है। तो वो क्या हुआ, हमारा एसेट्स हुआ, और वो एसेट साइड में शो किया जाएगा। ये हुई एसेट, और बैलेंस शीट के एसेट साइड में हम इसको दिखाएंगे या हम उसको रिकॉर्ड करेंगे। दोबारा से मैं आपको समझाती हूँ। आउटस्टैंडिंग इनकम, आउटस्टैंडिंग इनकम का मतलब हुआ कि कोई भी इनकम जो हमें मिल जानी चाहिए थी बट अभी तक नहीं मिली, तो वो अभी इस डेट तक, मतलब कोई भी हो सकती है डेट, तो उस डेट तक हमें मिल जानी चाहिए थी। मान लीजिए कि अप्रैल में हमें वो इनकम रिसीव्ड हो जानी चाहिए थी बट वो अभी तक हमें रिसीव नहीं हुई, मतलब मई जून जुलाई इसमें हमें रिसीव नहीं हुई। तो अब क्या होगा, वो हमारी इनकम है और जो कि हमारी रिसीव्ड कभी ना कभी तो होगी, तो वो हमारी क्या हुई, वो हुई हमारी एसेट, क्योंकि वो कभी ना कभी हमें रिसीव्ड होगी, भले अभी नहीं हुई। तो अब है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस का मतलब क्या हुआ, जो हमें पे करने चाहिए या जो हम पे करते हैं। तो अब यहाँ पे हुआ आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग का मतलब अभी तक हमने पे नहीं करा, हमें पे कर देने चाहिए कुछ एक्सपेंसेस जो हमारे एक्सपेंसेस थे, मतलब ऑर्गेनाइजेशंस के एक्सपेंसेस थे, वो अभी तक हमने पे ही नहीं करे, बट वो कभी ना कभी तो हमें पे करने ही है ना, भले हम अभी नहीं पे कर रहे बट कभी ना कभी तो हमें पे करनी ही है, तो वो हमारी क्या हुई, लायबिलिटी हुई। तो ध्यान से इसे दोनों टर्म्स को समझिएगा। लायबिलिटी, दोनों टर्म्स को इसको इजीली समझिएगा और अच्छे से समझिएगा कि आउटस्टैंडिंग इनकम, आउटस्टैंडिंग इनकम का मतलब क्या हुआ, ऑर्गेनाइजेशंस को वो रिसीव्ड हो जानी चाहिए थी बट अभी नहीं हुई, तो वो क्या हुई, हमारी एसेट्स हुई। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की क्या हुई, एसेट्स हुई, क्योंकि वो कभी ना कभी रिसीव्ड होगी ही, क्योंकि वो उनकी इनकम है, भले ड्यू हो रही है, मिल नहीं रही है अभी, बट वो मिलेगी ही, वो अलग केस है। बट यहाँ पे क्या होगा, आउटस्टैंडिंग इनकम जो है वो एसेट होगी। अब आता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस जो हमने पे करने चाहिए थे बट अभी तक हमने पे नहीं करे, तो वो क्या हुई, हमारी लायबिलिटी हुई, क्योंकि कभी ना कभी हमें उसको पे करना ही है। आई होप आपको ये दोनों टर्म समझ में आ गई हो। कभी कभी क्या होता है, मोस्ट ऑफ दिस स्टूडेंट्स या कुछ स्टूडेंट जो हैं वो इसको रटते हैं कि आउटस्टैंडिंग इनकम जो होती है वो एसेट साइड में आता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो होता है वो लायबिलिटी साइड में आता है। बट अगर एग्जामिनेशन हॉल में अगर जरा सा भी आपका थोड़ा सा भी स्किप हो जाता है कि हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को कहाँ लिखते हैं, एसेट साइड में कि लायबिलिटी साइड में, तो आपको थोड़ा टाइम कंज्यूम हो सकता है। अगर आपने अच्छी तरह समझ रखा है तो आप जस्ट समझेंगे और आपको इजीली समझ में आ जाएगा। यहाँ पे मैंने इनकम और एक्सपेंसेस लिखा है। यहाँ पे इनकम, जब किसी ऑर्गेनाइजेशंस की इनकम जब हम करेंगे तो यहाँ पे सब्सक्रिप्शन हो सकता है। एक्सपेंसेस में यहाँ पे हमारा कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे एक्सपेंसेस का मतलब आपको समझना होगा कि रिसिप्ट साइड में और पेमेंट साइड में, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में या इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, कि कौन से हमारे इनकम्स है और कौन से हमारे एक्सपेंसेस हैं और उसका हम कैसे हम उसको करेंगे। नेक्स्ट है प्रीपेड। प्रीपेड का मतलब होता है एडवांस। अब ये जो हो सकते हैं ये भी इनकम हो सकती है या एक्सपेंसेस भी हो सकते हैं।
इनकम भी हो सकते हैं और एक्सपेंसेस भी हो सकते हैं। प्रीपेड मतलब एडवांस, जो अब इनकम से समझते हैं पहले। इनकम जो हमें रिसीव होनी है, बट वो अभी हमें क्या हुआ, एडवांस में रिसीव्ड हो गई। आप क्या करते हो कि आपको कुछ भी रिसीव्ड होना था, बट वो क्या हुआ, पहले ही रिसीव्ड हो गया, तो वो क्या हुई, हमें अभी तक रिसीव नहीं होना था, क्योंकि अभी क्या हुआ, एडवांस में रिसीव्ड हो गया। जो भी अप्रैल की मनी हमें मार्च में मिल गई, मार्च में रिसीव्ड हो गई, तो वो क्या हुई, वो हुई लायबिलिटी, क्योंकि उस ड्यू डेट से अगर पहले रिसीव्ड हो रही है तो वो हुई लायबिलिटी, क्योंकि वो अभी हमारी इनकम नहीं थी, बट वो हमें एडवांस में ही रिसीव्ड हो गई, पहले ही रिसीव्ड हो गई, इनकम से पहले ही रिसीव्ड हो गई, तो वो हुई हमारी लायबिलिटी। बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में इसको हम दिखाएंगे। नेक्स्ट है एक्सपेंसेस। हमारे एक्सपेंसेस होते हैं, तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ने क्या करा, एक्सपेंसेस को कि पे तो करना ही है, हम एडवांस में पे कर रहे हैं। अब उस जो भी है, जैसे कि हम अप्रैल का ही हम एग्जांपल लेते हैं। अप्रैल के एक्सपेंसेस को हमने क्या करा, मार्च में ही हमने पे कर दिया, या अप्रैल के एंडिंग में हम 31 मतलब हम एंड में ना करके हम क्या कर रहे हैं, 1 अप्रैल को ही हमने पेमेंट कर दिए एक्सपेंसेस के सारे, जो कि हमें एंड में करने थे। तो वो क्या हुआ, एडवांस एक्सपेंसेस हुए, प्रीपेड एक्सपेंसेस हुए, जो हमने एडवांस में ही पे कर दिए। तो एडवांस में जब हमने पे कर दिए तो वो हमारी क्या हुई, एसेट्स हुई, क्योंकि अभी हमारा उसका जो था टाइम पीरियड से हमने पहले ही एक्सपेंसेस कर दिए, एडवांस में पे कर दिए, तो वो हमारी क्या हुई, एसेट्स हुई। आई होप आपको ये समझ में आया हो कि हमारे ये एसेट्स क्यों हुई और ये लायबिलिटी क्यों हुई। 2 टर्म्स और इम्पोर्टेंट है, एक है अनअर्न्ड इनकम और दूसरा है एक्रूड इनकम। अब ये क्या होता है, अनअर्न्ड इनकम का मतलब होता है, यहाँ पे हम जस्ट इसको हाइड कर देते हैं और इसका मतलब है अर्न इनकम, जो कि अभी हमने क्या कर लिया है, अर्न कर लिया है, मतलब अर्न कर लिया है इनकम, बट यहाँ पे लिखा है अनअर्न्ड। इसका मतलब क्या हुआ कि अभी तक हमने अर्न नहीं करी, बट वो क्या हुआ, पहले ही हमें रिसीव्ड हो गया। ये एक तरीके से एडवांस होता है, इसको आप ये समझिए कि एडवांस, कि हमने अर्न तो करा नहीं, बट उससे पहले ही हमें मनी रिसीव्ड हो गई, तो वो क्या हुआ, एडवांस हुआ एक तरीके से, या हम कहेंगे उसको अर्न इनकम। तो ये क्या हुआ कि हमने अभी अर्न नहीं करा, बट उससे पहले ही हमें रिसीव्ड हो गई, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या हुआ, ये हुई लायबिलिटी। अगर आपने ये चीज़ें समझ ली ना इजीली, तो आपको ये भी इजीली आ जाएगा। तो ये क्या हुआ, लायबिलिटी हुआ। बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में इसको शो करेंगे, क्योंकि ये हमें मनी रिसीव्ड हो चुकी है, बट अभी तक हमने अर्न नहीं करी, तो ये क्या हुआ, एडवांस में हमें कुछ चीज़ मिल गई या मनी हमें मिल गई, तो वो हमारी क्या हुई, लायबिलिटी हुई, क्योंकि जब तक हम अर्न नहीं करेंगे उसको, तब तक वो हमारी लायबिलिटी है, उसके बाद वो क्या हो जाएगी, हमारी एसेट्स हो जाएगी। अब आता है एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम का मतलब हुआ, यहाँ पे हम कहेंगे इसको आउटस्टैंडिंग भी हो सकता है, या हमारा हुआ ड्यू, जो चीज़ ड्यू है। तो ये क्या हुआ, एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम का मतलब क्या है कि हमने अर्न तो कर लिया, बट अभी तक हमें रिसीव्ड ही नहीं हुआ, मतलब ऑर्गेनाइजेशंस ने अर्न तो कर लिया, बट अभी तक रिसीव्ड ही नहीं हुआ, बट कभी ना कभी तो उसको रिसीव्ड होना ही है, तो वो क्या हुई, एसेट हुई, क्योंकि वो कभी ना कभी क्या होगी, मिलेगी ही। दोबारा से आप इन दोनों को समझिए, या आप वीडियो को दोबारा से देखिएगा तो इजीली समझ में आएगा आपको। तो समझते हैं प्रॉपर फॉर्मेट बैलेंस शीट का। जैसे कि आप बोर्ड पर देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड में आएगा हमारे लायबिलिटीज़, देन अमाउंट, राइट साइड में एसेट्स एंड अमाउंट। अब जैसे कि हमने ऑलरेडी समझ चुके हैं कि कौन कौन से ट्रांजेक्शन्स इसमें आएंगे। फर्स्ट है कैपिटल फंड। यहाँ पर बैलेंस शीट एज ऑन, जो भी जिस भी ईयर के हम बैलेंस शीट बना रहे हैं, ये एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर बनाई जाती है, जिससे कि हमें एग्जैक्ट फिगर पता चले कि हमारे ऑर्गेनाइजेशंस की पोजीशन क्या है, हमारी एसेट्स कितनी है, लायबिलिटीज़ कितनी है, एग्जैक्ट वैल्यू क्या है एसेट्स की और लायबिलिटीज़ की या कैपिटल फंड की। यहाँ पर हमारा जो होगा वो एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर है,
जैसे कि मैंने कहा था कि कैपिटल फंड यहाँ पर आता है, बट कैपिटल फंड अगर गिवन नहीं है तो इसलिए हम ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे, जिसको हम कहते हैं प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट। कुछ डेटा गिवन होगा, उसके बेसिस पे हमें कैपिटल फंड फाइंड करना है, डिटरमाइन करना है कैपिटल फंड, और वही कैपिटल फंड हम फिर इसमें, जिसको हम कहेंगे क्लोजिंग बैलेंस शीट, उसमें हम शो करेंगे। अब ओपनिंग जो ये है कैपिटल फंड वो कैसे निकालेंगे, अगर ओपनिंग बैलेंस शीट है, बाकी का सब कुछ वही करेंगे जैसे हम इस बैलेंस शीट में करेंगे, बट वहाँ पे कैपिटल फंड नहीं होगा तो हम वहाँ पे कैपिटल फंड नहीं लिखेंगे। जस्ट जो भी बैलेंस आएगा वो हम यहाँ पर नीचे की साइड, यहाँ पे हम सारे ट्रांजेक्शन्स कर देंगे जो यहाँ पे हो रहे हैं ऑलरेडी, जो भी गिवन होंगे क्वेश्चंस में आपके, वो आपको यहाँ पे रिकॉर्ड कर देना है। और जो भी बैलेंस बचा वो यहाँ पर आएगा, लायबिलिटी साइड में ही बचेगा बैलेंस, तो वो यहाँ पर क्या आएगा, कैपिटल फंड होगा, जो कि यहाँ पर हम लिखेंगे उसको क्लोजिंग बैलेंस शीट में। ये ओपनिंग बैलेंस शीट से क्या होगा, डिटरमाइन कर लिया जाएगा। अब इसमें क्या होगा, सरप्लस को हम ऐड करेंगे। ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ आपको कि सरप्लस को हम इसमें ऐड करेंगे। या तो सरप्लस हो सकता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर का बैलेंस, या हो सकता है डेफिसिट। अगर सरप्लस है तो उसको ऐड करेंगे, डेफिसिट है तो उसको माइनस करेंगे। ये नहीं है कि दोनों ही होंगे, कोई भी एक होगा। अगर सरप्लस होता तो ऐड होगा और डेफिसिट होगा तो डिडक्ट होगा। जो भी आया वो हम यहाँ पर लिख देंगे माइनस करने के बाद। देन उसके बाद हमने कवर करा था कि यहाँ पे जितनी भी कैपिटलाइज्ड इनकम होती है वो यहाँ पे आती है, या तो हम उसको कैपिटल फंड में डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं या सेपरेटली भी शो कर सकते हैं। तो कैपिटल इनकम्स कौन कौन सी हो गई, जैसे कि लीगेसी, एंट्रेंस फी। ध्यान रखिएगा कि अगर क्वेश्चन में गिवन है कि ये जो है एंट्रेंस फी या कुछ भी जो है कैपिटलाइज्ड नेचर का नहीं है, तो तब आप उस केस में यहाँ पर नहीं दिखाएंगे, सिर्फ कैपिटलाइज्ड इनकम को ही हम यहाँ पर दिखाएंगे। तो एंट्रेंस फी, लाइफ मेंबरशिप फी, यह स्पेसिफिक डोनेशन हो सकती है, या और भी जो भी कैपिटलाइज्ड नेचर की इनकम्स होंगी वो यहाँ पर आ जाएगी। नेक्स्ट होता है हमारा आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड। आउटस्टैंडिंग, अब यहाँ पे ध्यान रखिए कि आउटस्टैंडिंग इनकम आएगा कि एक्सपेंसेस आएगा। तो अगर हमारा आउटस्टैंडिंग इनकम है, इनकम का मतलब क्या हुआ कि हमें मिल जाना चाहिए था बट अभी तक नहीं मिला, तो ये क्या हुई, ये हुई एसेट, तो वो यहाँ पर आएगा। एक्सपेंसेस क्या हुआ, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मतलब हमें पे कर देना चाहिए बट अभी तक हमने पे नहीं करा, बट वो कभी ना कभी हमें पे करना है, तो वो हुई हमारी लायबिलिटी। तो ये क्या हुआ, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये यहाँ पर आएगा। प्रीपेड इनकम्स, और हमारा क्या आएगा यहाँ पर, स्पेशल फंड। स्पेशल फंड जो भी होते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं, जस्ट आपको समझना है। यहाँ पर थोड़ी जगह कम है तो मैं यहीं तक लिख रही हूँ इसको। स्पेशल फंड का ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं कि जितनी भी इनकम्स होंगी स्पेशल फंड से रिलेटेड वो हम इसको ऐड कर देंगे, उससे रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस होंगे उसको हम लेस कर देंगे। और स्पेशल फंड जो होता है वो ऐसा फंड होता है जो उसी पर्पस के लिए हम यूज़ करते हैं या उसी पर्पस के लिए हम यूटिलाइज करते हैं उस फंड को। देन अब आते हैं हमारे एसेट्स पर। एसेट्स में हमारा कैश बैलेंस हो सकता है जो कि हमारे ऑर्गेनाइजेशंस में है बैलेंस वो, और जो हमारे बैंक में है मतलब ऑर्गेनाइजेशंस के बैंक में। तो यहाँ पे आएगा कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, और जितनी भी एसेट्स हैं वो आएंगी यहाँ पर। तो एसेट्स में आ जाएगा फर्नीचर, बिल्डिंग्स। एसेट्स में और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, इक्विपमेंट्स हो गए जैसे कि इन्वेस्टमेंट हो गया, ये और भी चीज़ें जो भी फिक्स एसेट्स हैं वो सारी यहाँ पर आ जाएंगी हमारी। नेक्स्ट है हमारा इसमें आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग क्या आएगा यहाँ पर, इनकम आएंगी और प्रीपेड एक्सपेंसेस आएंगे। उसके बाद आएगा यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग इसलिए क्योंकि यहाँ पे एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर हम बना रहे हैं बैलेंस शीट को, तो यहाँ पे जितना भी एंड में स्टॉक बचा है
एंड में स्टॉक बचा है, क्योंकि कुछ परचेज करा होगा, कुछ सेल कर दिया होगा स्टॉक को, कुछ ख़राब हो गया होगा, तो वो जो क्लोजिंग स्टॉक होगा वो यहाँ पर आएगा। यहाँ पर ध्यान रखिएगा एक और चीज़ आएगी, यहाँ पर आएगी बैंक ओवरड्राफ्ट। और भी चीज़ें आएंगी, यही नहीं है कि यही सारी चीज़ें आएंगी, जस्ट ये एक फॉर्मेट है समझाने के लिए। तो यहाँ पर क्या आएगा, बैंक ओवरड्राफ्ट। अगर नेगेटिव बैलेंस है कैश का तो वो यहाँ पर आएगा। देन यहाँ पर और भी चीज़ें आ सकती हैं। तो ये सारी ट्रांजैक्शंस थे। एक और चीज़ इसमें समझिएगा कि यहाँ पे जो फर्नीचर हुआ या बिल्डिंग हुई या फिक्स एसेट्स हुई तो उसकी वैल्यूएशंस कैसे करेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको समझा रही हूँ, कोई भी फिक्स एसेट्स है उसकी जो भी अमाउंट है, अब फिक्स एसेट्स को कुछ तो परचेज करा होगा, उस ईयर में परचेज भी हम कर सकते हैं, मतलब ऑर्गेनाइजेशंस कुछ परचेज कर सकते हैं और कुछ सेल हो गई होगी, या हमेशा फिक्स एसेट्स पे या कुछ एसेट्स होती हैं लैंड को छोड़ के बाकी की जितनी भी एसेट्स होती हैं उस पर डेप्रिसिएशन भी लगता है। जैसे फर्नीचर हो गया, उसकी वैल्यू जो है वो ईयर बाय ईयर जो होगी वो डिक्रीज होगी, तो उसको कहेंगे हम डेप्रिसिएशन। तो वो सारा कुछ करने के बाद, सारा कुछ ट्रांजेक्शन्स करने के बाद फिर हम उसकी एक्यूरेट वैल्यू जो है वो यहाँ पे बैलेंस शीट में शो करेंगे। जैसे कि यहाँ पे फर्नीचर हो गया तो आप फर्नीचर को शो करेंगे जो भी उसकी अमाउंट होगी, उसमें से अगर परचेज़ करा है आपने तो उसको क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे। परचेज़ करा है कुछ भी फिक्स एसेट तो उसको हम ऐड करेंगे, लेस करेंगे सेल्स। अगर फिक्स एसेट्स कुछ सेल कर दी तो क्या हुआ, एसेट्स क्या हो गई हमारी, कम हो गई, तो हम उसको लेस कर देंगे। परचेज़ क्यों करा, मतलब परचेज़ को ऐड क्यों करा, क्योंकि जब फिक्स एसेट जो है, मान लीजिए कि कुछ जो है फर्नीचर जो है वो 10,000 का ऑलरेडी हमारे पास है ऑर्गेनाइजेशन में, इस ईयर हमने और परचेज़ कर लिया 5,000 का, तो इंक्रीज़ हो गया ना, फर्नीचर में क्या हो गया, इंक्रीज़ हो गया, तो हमारी फर्नीचर की वैल्यू क्या हो गई, 15,000 हो गई। तो यहाँ पे परचेज़ कर रहे हैं तो हम ऐड कर रहे हैं, बट सेल का मतलब क्या हुआ, हमने कुछ सामान जो है बेच दिया। अब बेच दिया तो हमें दिखाना भी तो पड़ेगा ना, उसको एक्यूरेट वैल्यू दिखानी है, तो हम जब सेल करेंगे तो उसको हम माइनस कर देंगे क्योंकि वो अब हमारे ऑर्गेनाइजेशन में नहीं है। देन उसके बाद क्या करेंगे, हम डेप्रिसिएशन को भी डिडक्ट कर देंगे। आपको पता ही होगा कि जो भी डेप्रिसिएशन होता है वो क्या होता है कि जो भी रिड्यूस हो रही है वैल्यू, जो भी एसेट्स की रिड्यूस हो रही है वैल्यू, और वो पर ईयर रिड्यूस होती ही रहती है। जो भी चीज़ें गिवन होंगी आप वो सारी चीज़ें करिएगा ट्रांजैक्शंस में, और देन उस अमाउंट को हम यहाँ पे शो करेंगे, और यहाँ पर पर्टिकुलर आपको यहाँ पे सारे में दिखाना है, और जो भी अमाउंट आई वो यहाँ पर दिखाना है। आई होप आपको ये समझ में आया हो कि एनपीओ की बैलेंस शीट कैसे प्रिपेयर की जाएगी। अगर आपको मेरी वीडियोस हेल्प करते हैं अकाउंटिंग समझने में तो आप वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो।